अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। ईरान अमरीका में जो इस वक्त डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं इस जंग को ख़त्म करने के लिए, इंतज़ार है कि ईरान कब अमरीका की उस तजवीज़ का जवाब देगा जिसमें बात हो रही है कि वैसे तो अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ये 1 पेज डॉक्यूमेंट नहीं होगा या 1 पेज मेमो नहीं है, लेकिन एक 14 नुकाती मुजव्वज़ा जो एक मुआहदा है उसके हवाले से बात हो रही है और अभी भी इंतज़ार है कि ईरान की तरफ से उस पर क्या जवाब आता है। जब जवाब आएगा तो उसके बाद हमें अंदाज़ा होगा कि क्या ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि सीज़ फायर बेशक अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन कल रात भी एक डेवलपमेंट हुई जिसमें अमेरिका ने कुछ जो उनके बकौल ईरान के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया, यानी कि वो मिलिट्री टारगेट्स जिनको हाल ही में अमेरिका का कहना है कि जो वहाँ पर यूएस नेवल शिप्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इंपॉर्टेंटली अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ये सीज़ फायर की वायलेशन नहीं है और सीज़ फायर जो है अपनी जगह पे बरकरार है। तो शहबाज, जो सबसे बड़ा इस वक्त आई थिंक जो इंतज़ार है वो ईरान का ही है और ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा है कि अभी भी जायज़ा लिया जा रहा है जो अमेरिका की तजवीज़ हैं और वो टाइम ले रहे हैं। अब अगर वो टाइम ले रहे हैं तो इट कुड आइदर बी गुड न्यूज़ और मे बी इट्स अ नेगेटिव न्यूज़, बट ओवरऑल इट सीम्स कि अगर वो ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पोटेंशली हो सकता है कि फेवरेबल रिस्पांस जो है वो उनकी तरफ से आ जाए। कामरान, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन गई है। अमेरिका जिसने जंग इम्पोज की थी ईरान के ऊपर, अब वो डेस्परेट है इस जंग से निकलने के लिए और ये बात ईरान को इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह एहसास है। और ऊपर से जो एक और इससे रिलेटेड डेवलपमेंट है वो अमेरिकी सदर का चीन का दौरा है जो गालिबन 15 मई से शुरू हो रहा है। तो दिस इज़ द लास्ट वीक और जो जिसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट हो जानी चाहिए, एक्सपेक्टेड तो यही किया जा रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें अब इंटरलिंक्ड हो गई हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट्स हैं, खासतौर पर उनके जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनकी तरफ से भी बयान है कि आज उनका ईरान का जवाब आ जाना चाहिए और ईरान का काउंटर जवाब ये आ रहा है कि जब जवाब तैयार होगा हम भेज देंगे। तो ये इस सारी सूरत हाल को आप कैसे एनालाइज करें? आप समझ रहे हैं कि ईरान जो है उसको इस बात का एहसास हो गया है कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि वो जितना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकता है यूएस से, एक तो इसे एक्सट्रैक्ट करे और सेकेंडली दुनिया को ये बताए कि हम डेस्परेट नहीं है, अमेरिका डेस्परेट है। देखिए, ये तो जब उनका जवाब आएगा तो तभी हमें अंदाज़ा होगा। और आपने मार्को रूबियो की बात की जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, तो उन्होंने दो बातें की हैं। एक तो जैसे शहबाज कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त ईरान की तरफ से जवाब आएगा। दूसरा, ईरान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने एक जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुतालिक अथॉरिटी भी बना दी है, यानी कि मुस्तकबिल में यहाँ पर जो भी ट्रैफिक होगी मैरी टाइम उसको उस अथॉरिटी के तहत कंट्रोल किया जाएगा। तो उसके हवाले से भी जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी रिजर्वेशंस हैं। तो आइए सुनते हैं पहले उन्होंने कहा क्या। दो बातें की अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं। एक, उन्होंने जिक्र किया कि जो अथॉरिटी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुतालिक ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लमेटिक है। फिर उन्होंने बल्कि आगे चल के ये कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है, वो इसको कबूल नहीं करेंगे। और ये शहबाज, इट विल बी वन ऑफ द स्टिकिंग पॉइंट्स। और शायद जो इस वक्त बातचीत भी हो रही है कि मे बी अगर कोई मुआहदा होता भी है तो इमीडिएटली सारे नुकात के ऊपर हो सकता है कि अभी इत्तेफाक ना हो, बट एक जो एरिया है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन किया जाए, यानी कि ईरान ने जो कंट्रोल किया हुआ है उसको वो ख़त्म कर दें, यूएस नेवल ब्लॉकेड अपना ख़त्म कर दे और एक परमानेंट जंगबंदी हो जाए। और उसके बाद फिर एक फ्रेमवर्क की बात हो रही है जिसमें न्यूक्लियर बाकी जो इशूज़ हैं उस पर डिस्कशन हो। अब यहाँ पर जो ईरान की तरफ से जो बयानात आते रहे हैं वो ये कहते हैं कि सिचुएशन विल नेवर बी द सेम अगेन। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो रही है, यानी कि अब जंग से पहले वाली सूरत हाल नहीं होगी। तो अब देखना यह है कि क्या अमेरिका, फॉरगेट अबाउट अमेरिका, मेरे ख्याल में जो बाकी रीजन के ममालिक हैं, पाकिस्तान की भी यही इसके हवाले से पोजीशन है कि जो एक नॉर्मल इंटरनेशनल मैरीटाइम के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ऑपरेट करना चाहिए। तो क्या ईरान की अगर जो कोशिश भी है उसमें वो कामयाब हो भी पाएगा, या अगर वो कोई ऐसी चीज़ प्रपोज भी करता है जिस तरह अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है ये तो अनएक्सेप्टेबल है, तो फिर तो वो बात शायद आगे उस तरीके से ना बढ़े।
देखिए आपने इस पर सूरत हाल ये है कि ईरान को अब जो कभी थ्रेट होता था उसने एक्चुअलाइज कर लिया उस थ्रेट को, कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करके जो पूरी खत्ते की जो इकॉनमी है और पूरी दुनिया की इकॉनमी है उसको उसने मेजर उसने एक थ्रेट दिया है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर पाकिस्तान समेत जैसे आपने कहा कि तमाम ममालिक के कंसर्न्स तो जरूर अपनी जगह पर मौजूद हैं, बट सवाल इसमें यह पैदा होता है कि अगर ईरान अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटता तो फिर क्या होगा। अगर अमेरिकन जो इंटरेस्ट थे हासिल हुए इस जंग को शुरू करके नहीं हासिल हुआ तो एक सेकंड क्वेश्चन रह जाता है ना। अब अमेरिका यहाँ से अगर निकलना चाहता है और वो उसकी डेस्परेशन बहुत वाज़ेह है कि इतनी जो वायलेशंस भी हो रही हैं, एक दूसरे के वेसल्स के ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं, अमेरिकन वेसल्स के ऊपर भी अटैक हुए हैं, इरानियन के ऊपर भी हुए हैं, एक आध और मुल्क के जो है वेसल्स उसके ऊपर भी अटैक है, तो कहा यही जा रहा है कि नहीं जंग बंदी जो है वो अभी भी कायम है। तो ये तो एक डेस्परेशन की अलामत होगी ना कि एक लिहाज से तो ये पॉइंट ठीक है कि दुनिया में कोई भी नहीं चाहता होगा कि इसराइल के या एक आध और मुल्क के की जंग जो है दोबारा शुरू हो, बट अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाता है और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को इसी हालत में छोड़ के चला जाता है, द फेस ऑफ इट वो एक सिंबॉलिक विक्ट्री लेके चला जाता है, तो फिर खत्ते में क्या होगा। इसकी आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि बावजूद इसकी इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स इस हफ्ते हुई हैं, जो तेल की कीमत है आलमी मंडी में वो आज भी $100 फी बैरल के आसपास ही है। वो प्राइसेस नीचे इसलिए नहीं आ रही कि किसी को कोई भी क्लैरिटी नहीं है, और जिस किस्म की अब ये जो मार्केट के अंदर जो लोग बैठे होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, ये मार्केट इनसाइडर्स होते हैं, इनके पास पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन भी होती है। तो ये वाले जो सूरत हाल डेवलप है ज्यादा डेंजरस, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे तेल की कीमत नहीं है, प्रॉब्लम इसके साथ ये भी है कि जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, जो प्रीमियम है उस तेल के ऊपर, वो अभी तक नीचे नहीं आ पा रहा। इसमें एक और जो फैक्टर है जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर प्राइस नीचे नहीं आ रही तो ऊपर भी नहीं जा रही, यानी कि पिछले हफ्ते तो एक मरतबा $126 पर बैरल $72 पे भी नहीं आ रही ना, वो तो जब जंग तो हालत जंग में जब 90 की तरफ फॉर्मल कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, उसकी एक और जो इंडिकेशन है कि जो आप बात कर रहे हैं कि अभी जवाब तो ईरान की तरफ से नहीं आया, लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है, आज 8 मई को जंग के बाद से वहां पर जो उनकी फाइनेंशियल मार्केट्स थी ईरान में वो क्लोज कर दी थी उन्होंने, वो आज रीओपन हुई है 8 मई को। तो आज इसका मतलब ये है कि उसको रीओपन करने का मतलब ये है कि वहां पे अगर फाइनेंशियल मार्केट्स ओपन हुई हैं ईरान के अंदर, तो दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में हालात जो है वो मामूल की तरफ आ रहे हैं, किसी मुआहदा होने की बात हो रही है। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक और जो जिस पे हमें फोकस करना चाहिए कि एक तो मार्को रूबियो ने भी बात की कि उनकी जो लीडरशिप है फ्रैक्चर्ड है, यानी कि कोई उसमें एक यूनिटी नहीं है। खैर ये उनका अपना पर्सपेक्टिव है, ईरान इसको डिनाई करता है। इस हफ्ते एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ईरान के सदर मसूद पजेश्कियान की, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खamenei, उनके साथ मुलाकात हुई है। 2.5 घंटे वो मुलाकात जारी रही है, और ये मुलाकात बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये पहली नॉन मीटिंग है जब से ईरान के जो इनके जो पहले प्रीडिसेसर थे, उनके वालिद भी थे जो खamenei, उनकी असैसिनेशन के बाद जब इनकी तैनाती हुई तो उसके बाद इनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता था, इनकी सेहत कैसी है इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और इस तनाजुर में ये जो मीटिंग होना, तो इसमें एक बात ये कही जा रही है कि जो भी डील अब अल्टीमेटली होगी ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो विद द अप्रूवल ऑफ जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उससे ही होगी, उनसे कंसल्ट किए बगैर हो नहीं सकती। तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये जो 2.5 घंटे की मीटिंग हुई है, तो उसमें मुमकिन तौर पर जो अमेरिका के साथ मुआहदे की बात हो रही है वहाँ ये डिस्कशन हुई होगी। तो शायद इसलिए भी कहीं ना कहीं एक जो होप है अपनी जगह पे बरकरार है। एंड डोंट फॉरगेट कि इसी हफ्ते हमने देखा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने चीन का दौरा किया, और जब से ये जंग हुई उसके बाद सीज़ फायर हुई, ये पहला ईरान के किसी भी सीनियर डिप्लोमेट का चीन का दौरा था। और चीन की तरफ से जो हैंड आउट सामने आया दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 1 उन्होंने ये कहा है कि इस जो उनको बहुत कंसर्न है ये 2 महीने से जो जंग जारी है, और इसको एक मुआहदे के तहत ख़त्म होना चाहिए, डिप्लोमेसी इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से उन्होंने बड़ी एक बैलेंस बात की। एक तो उन्होंने कहा है कि जो टेरिटोरियल वाटर्स या जो सॉवरेंटी होती है उसकी रिस्पेक्ट करें, कि अगर ईरान का उस एरिया में अपना एक कंट्रोल है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके कंसर्न्स और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज या प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी हमें सामने रखना चाहिए, यानी कि ईरान के वाइल उसके राइट को एक्सेप्ट करते हुए नहीं कर सकता, वो बाकी जो मुल्कों के कंसर्न्स है उसको भी देख रहे हैं। फिर जो सऊदी अरब है, आई थिंक उसकी भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो आप बात कर रहे थे। आई थिंक जो विंडो है, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये एक तो अमेरिका डेस्परेट है, वो निकलना चाहता है, कुछ लोग उसको लिंक कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर चीन जाने से पहले इस मामले को क्लोज करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान का भी यही ख्याल है कि शायद ये ईरान के लिए एक बेहतरीन मौका है। और ये अगर आप डील देखें, जो एक्सियोस अमेरिकी जो मीडिया है उन्होंने लीक भी की थी कि शायद एक 1 पेज मेमो है, और उस मेमो के अंदर पहले मरहले में
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है उसको हल करने की बात की गई है। बाकी जो इश्यूज़ हैं मरहलावार डिस्कस किए जाएंगे, और ये वही तजवीज़ है जो ईरान ने ओरिजिनली दी थी, क्योंकि अमेरिका कह रहा था कि हम ऑल इन वन डील चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने अगर इस रिपोर्ट के मुताबिक अपनी पोजीशन को ईरान की पोजीशन से अलाइन कर लिया है तो शायद कंसेशन दी है अमेरिका ने यहाँ पर, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद ये ईरान के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो इसको एक्सेप्ट करते हुए एक जो भी MOU कह लें या जो भी एक अग्रीमेंट है वो साइन करके कम से कम इस जंग से तो एक दफा निकलें, क्योंकि फॉर्मल क्लोजर चाहिए। उसके बाद जो डिस्कशंस हैं वो फिर होती रहेंगी। कामरान, ये जो सैयद अब्बास अरागची का जो ट्वीट है जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ये बहुत अहम है। ये 2-3 चीज़ों की तरफ रिफ्लेक्शन दे रहा है। एक तो ये कि ईरान ने अपनी पोजीशन को रीट्रेट किया कि वो किसी भी किस्म का दबाव जो है वो कबूल नहीं करेंगे, और सेकेंडली वो स्पॉइलर की बात करें। अब इस सारी वॉर के अंदर जो एक नया इवन के अभी टेम्परेरी सीज फायर एक जो नया एलिमेंट आ रहा है वो मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान जो है ना वो जो टेंशन्स हैं वो कशीदगी बढ़ रही है। उनकी तरफ से UAE की तरफ से आज भी दावा किया गया है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से दागे गए उसको इंटरसेप्ट किया है, ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट किया है। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना सीरियस है, ये कितना इसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं वॉर के अंदर, क्योंकि अगर यहाँ पे वायलेशन हो रही हैं तो दूसरी साइड पे लेबनान में भी वहाँ पे वायलेशन हो रही है, वहाँ पे इसराइल भी बाज नहीं आ रहा, वो अटैक्स कर रहे हैं। इसमें बहुत हद तक डिपेंड करता है कि अमेरिका का क्या इस पर रद्द-ए-अमल है। जब इससे पहले भी ये रिपोर्ट आई थी कि UAE के ऊपर रिपोर्टेडली ईरान ने हमले, क्योंकि ईरान ने डिनाई किया, उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई इरादा नहीं है और हमने ये किया नहीं है। अब नोबडी नोज व्हाट इज द रियल सिचुएशन। जो अमेरिका है, जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सीज फायर की वायलेशन नहीं है, ईरान ने जो किए भी हैं उनको जो UAE का मिसाइल सिस्टम था उसने इंटरसेप्ट कर लिया है। और इवन जो रात गए भी अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाई की गई है जवाबन ईरान ने भी किया है, उसको भी वो प्ले डाउन करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत हद तक इसका दारोमदार इस बात पर है कि अमेरिका किस तरीके से लेता है, ईरान किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये जो सारी टेंशन आपको एक नज़र आ रही है, मुझे ये लगता है कि शायद जैसे जैसे ये मुज़ाकरात किसी नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं तो दोनों जो फरीकैन हैं वो अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल में पोस्टरिंग करती हैं, थोड़ा सा दबाव डालने के लिए दूसरी साइड के ऊपर इस तरह का काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा जो अपना ख्याल है, लास्ट मिनट पे कुछ भी हो सकता है, कि ये जो इतनी डिप्लोमेटिक एफर्ट हमने की है इसका इवेंचुअली जो है वो एक जो इसको पूरा एग्जॉस्ट किया जाएगा। और उसमें जो एक और इस हफ्ते जो बड़ी डेवलपमेंट हुई, अगेन पाकिस्तान इज आप कह लें कि सरप्राइजेस दुनिया को दे रहा है, क्योंकि जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया सो कॉल्ड, और वो प्रोजेक्ट फ्रीडम ये था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे जहाज हैं उनको निकालने के लिए US की नेवी जो है वो मदद करेगी। और उन्होंने दावा भी किया कि कम से कम 2 जहाज निकलवाने में वो कामयाब हुए। ईरान ने जवाबन कार्रवाई भी की, अमेरिका ने इनकार किया। अमेरिका ने कहा कि हमने जो जवाबी कार्रवाई में 6 जो स्मॉल बोट्स थी ईरान की उनको तबाह किया। फिर इस सारे प्रोसेस के अंदर ये खदशा बढ़ा कि कहीं ये ना हो कि ये पूरा जो प्रोसेस को डीरेल कर दे। पाकिस्तान और फिर कुछ और ममालिक और ख़ास करके सऊदी अरब ने फिर अमेरिकी सदर ट्रंप से कहा कि अगर इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को, जो भी उसे कहते हैं वो, अगर वो इस वक्त उसको मुअत्तल कर दें ताकि डिप्लोमेसी को एक चांस दिया जाए, तो इंपॉर्टेंटली जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने बात मान ली। और ये ज़रा सुने अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं, जब उनसे सवाल भी हुआ कि आखिर आपने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो क्यों रोका, तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप यूं महसूस होता है कि लगता है कि पाकिस्तान से मेरे ख्याल में उनको इश्क हो गया है। वो जो भी बात हो वो पाकिस्तान की तारीफ करते थकते नहीं हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तान को फुल क्रेडिट दिया। इनफैक्ट इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स भी चल रही हैं। एक इजराइल के जो फॉर्मर उनके प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान को ट्रोल करने के लिए किया कि मैंने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर खाना खाना बंद कर दिया, या मैं अभी सोने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। उसका उल्टा असर पड़ा है कि पाकिस्तान की मुफ्त में पब्लिसिटी हो रही है। तो ये भी जो ट्रेंड पूरे जो दुनिया में चल रहा है कि आखिर, बल्कि अमेरिका में लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो फ्री वर्ल्ड है सो कॉल्ड, उसका क्या ग्लोबल लीडर अब पाकिस्तान है, फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो इसको भी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी, आपको पता है कि उनकी हंसे जो मिजाज है वो बहुत जबरदस्त है, तो उसको भी वो एंजॉय कर रहे हैं। इन एनी केस लेट्स सी कि जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं ये लॉजिकल एंड पे पहुंचे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो हमारा पावर सेक्टर है उसके हवाले से क्या खबर है। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजली के जो बिल हैं वो ज़ाहिर है कि अदा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। किसी ज़माने में कोई इतना आपकी जेब पर ये फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन बिजली जो है जिस तरीके से महंगी हुई है, तो अब आपका एक मेजर जो लोगों की जो इनकम का पोर्शन है वो बिजली के बिल अदा करने में चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट जो आप एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर यूनिट्स इस्तेमाल नहीं करते तो
सब्सिडी भी देती है, बिजली सस्ती भी आपको मिल जाती है, और उसमें एक जो जुगाड़ ही कह लें जो पाकिस्तानी करते हैं, मसलन अगर 300 या 300 से कम यूनिट्स हैं तो उस पर आपका जो पर यूनिट रेट लगता है वो कम होता है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, अगर एक ही घर में आपने 2-2 मीटर्स लगा रखे हैं तो उसमें फ़ायदा आपको ये होता है कि वो जो हाईएस्ट स्लैब है वो आप पर नहीं लगता। लेकिन शहबाज, खबर ये है कि ये जुगाड़ शायद अब ज़्यादा देर चल ना पाए, क्योंकि कुछ इस तरह की तब्दीली गवर्नमेंट करने जा रही है। बिल्कुल, ये पावर सेक्टर कामरान ऐसा एक शोबा है कि जिसके अंदर हुकूमत हर वो कदम लेती है जिससे लोग तकलीफ में आते हैं। हालांकि हुकूमत की जो इंटेंशन है प्राइम मिनिस्टर की, वो इससे मुख्तलिफ होते हैं कि लोगों को किसी तरीके से रिलीफ पहुंचाया जाए, बट इनके वन आफ्टर अनदर एक्शन जो है वो लोगों के लिए जो स्पेस है वो स्क्वीज करते जा रहे हैं। हम 12 ये बात कर चुके हैं कि जो इस वक्त बिजली की कीमतें हैं उसकी जो पैदावारी लागत है उससे कुछ लेना देना नहीं है। बिजली की कीमत के अंदर आइडल कैपेसिटी पेमेंट शामिल है जो माजी के गलत मुआहदे हुए हैं, उसके अलावा क्रॉस सब्सिडी है, एक घर से पैसे लेके दूसरे घर को दिए जा रहे हैं, फिर उसमें चोरी और थेफ्ट का भी सब्सिडीज के अंदर इम्पैक्ट आ जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं। अब आप जिसको जुगाड़ कह रहे हैं, लोगों ने इसके लिए बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं कि पाकिस्तान की जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो बिल्कुल उसकी ये सकत नहीं रही कि वो जो बिजली को जो बिल्स आ रहे हैं वो बिजली के बिल्स भी अदा करे और अपने बच्चों को भी पढ़ाए और किचन में को थोड़ा बहुत खाने के अलावा को फ्रूट भी ले जाए। इतनी हालत जो हमारी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप्स की खराब हो चुकी है। ये वजह कि मैं जाती तौर पर बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ जिन्होंने एक से ज्यादा जो है बिजली के मीटर्स लगवाए हैं। 2 पोर्शन है, तो एक पोर्शन में 1 मीटर है, वो 15 दिन चलाते हैं, फिर दूसरे में क्योंकि आपका जो प्राइस स्ट्रक्चर ऐसा है कि 200 यूनिट्स तक आपको सब्सिडी ज्यादा मिलती है और 200 से 300 यूनिट्स तक भी मिलती है। वो मूल्य को 3 रुपए फी यूनिट है, बट उससे ऊपर 300 से आप जैसे ऊपर क्रॉस करते हैं तो आप सब्सिडी देते हैं। तो इस किस्म की हुकूमत ने गलत एक उनका निजाम बनाया हुआ। तो ये चीज भी चूंकि अब रूलर्स को तो बर्दाश्त नहीं है, तो उन्होंने अब फैसला ये किया है और ये जो फैसला है इसका ताल्लुक फिर IMF के साथ है और IMF का जो बोर्ड है आज पाकिस्तान के कर्जे की 2 एक साथ मंजूर करने जा रहे हैं। एक है $1 अरब की जो कि $7 अरब पैकेज का हिस्सा, दूसरा $20 करोड़ मिलेंगे इनको। एक और जो एक शर्त $2 अरब का पैकेज है क्लाइमेट फैसिलिटी की। तो क्लाइमेट फैसिलिटी के तहत अब ये शर्त लगा दी गई है जिसको पाकिस्तान ने मान लिया है कि जनवरी 2027 को ये जो जितनी भी सब्सिडी इस वक्त दी जा रही है 100 यूनिट, 200 यूनिट, 100 या 300 यूनिट्स की जो मंथली कंजम्पशन है वो सारी इनडायरेक्ट सब्सिडी जो अनटारगेटेड सब्सिडी है वो खत्म हो जाएगी। सब्सिडी तो डायरेक्ट है बट वो उसके पीछे कोई उन्होंने सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की देखते नहीं, उसकी सिर्फ कंजम्पशन की बेस के ऊपर वो देते हैं। तो अब ये फैसला ये हो गया है कि जो लोगों को सब्सिडी मिलेगी अगर मिलती है तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनको सब्सिडी दी जाएगी। तो तमाम हमारे वो शहरी जिन्होंने कोशिश की थी किसी तरीके से 200 यूनिट्स के अंदर अंदर अपने कंजम्पशन को रखें, और कामरान 200 यूनिट्स को के अंदर कंजम्पशन रखने के लिए आपको 2 मीटर्स की जरूरत नहीं होती, उसके लिए आपको बहुत सारी अपनी जो नीड्स होती हैं आपको वो कर्टेल करना पड़ती हैं। ये जो फैमिली अगर इनके पास घर में एक AC भी लगा हुआ जिसमें सारा खानदान सो रहा होता है, वो AC भी वो बड़ा एक लिमिटेड टाइम के लिए 2-3 घंटों के लिए चलाते हैं कि 200 यूनिट्स का जो है वो पीरियड जो है वो उनका जो लिमिट है वो क्रॉस ना हो जाए। तो इस हद तक लोग जो है तकलीफ में है और उस बजाय इसके गवर्नमेंट बिजली की कीमतें कम करे, अब ये इस साइड पे टारगेटेड सब्सिडी की तरफ ये जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट अब सवाल है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि एक 200 यूनिट्स तक तो जो सार्फिन है ऑब्वियसली हमारे पास नंबर है, लेकिन दूसरी तरफ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़ाहिर है उस नंबर में भी वेरिएशन है। तो ये तो बहुत से लोग जो मे भी हो सकता है डिजर्विंग भी हों वो तो इस स्कीम से निकल जाएंगे। तो क्या इसको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाएगा या मेक श्योर किया जाएगा कि ठीक है सब्सिडी टारगेटेड दें अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ही देनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो मुस्तहिक लोग हैं वो उससे निकल जाएं। कामरान, मैं तो ये टारगेटेड सब्सिडी के इस कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। उसकी बात ये है कि ये जुल्म है लोगों के ऊपर कि आप अपनी जो उसकी इनएफिशिएंसी है सरकार की, गलत मुआहदे हैं माजी की, उसकी कीमत आप उनसे रिकवर करें और फिर कहें हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। ये कौन सा निज़ाम है इनका? बहरहाल आपने बात सही की, इस वक्त जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनका जो इनकी नेशनल रजिस्ट्री उसकी अंदर कोई 1 करोड़ जो है लोग वो रजिस्टर्ड है जो उन्होंने सर्वे किया था उसकी बेस के ऊपर। इस वक्त जो पावर डिवीजन ने डाटा इकट्ठा किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो नॉन टाइम ऑफ यूज़ के जो 3 फेज के जो मीटर्स हैं, डोमेस्टिक जो मीटर्स हैं, उसके जो टोटल उसकी जो तादाद है वो कोई 3 करोड़ 10 लाख के करीब है। अब 3 करोड़ 10 लाख का नंबर है और उसके मुकाबले में ये टोटल है, इसके अंदर जो आपका ये जो 200 यूनिट्स के अंदर जो फॉल करता है वो कोई तकरीबन 2.25 करोड़ मीटर इसके अंदर फॉल करता है। तो इसका मतलब है कि आधी आबादी जो पाकिस्तान की है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं। अब उसका रजिस्टर करने का क्या तरीका है? बड़ी खामोशी से नाज़रीन के लिए ये खबर है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कामरान
ये जो 2025 का पीरियड था, आपका ये डाटा इकट्ठा कर लिया गया है, आपसे CNIC के नंबर्स लिए गए हैं और आपकी जो मीटर की रीडिंग की गई है उससे अब ये डाटा इकट्ठा करें। अब उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब वो डाटा तो उन्होंने इकट्ठा करे, उस डाटा का जो एनालिसिस है ये भी वर्ल्ड बैंक के ताउन से हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है पावर डिवीजन के अंदर, जितने मर्जी इस्लाहात की बात कर लें कि अपने डाटा को एनालाइज भी कर लें। वर्ल्ड बैंक की जो टीम है वो सिर्फ पावर डिवीजन के साथ काम करेगी। ये जो डाटा इसको एनालाइज किया जाए, फिर इसको इंटीग्रेट किया जाए BISP के साथ। इट विल बी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो इसमें इस सब्सिडी के मैकेनिज्म से जो है वो बाहर निकल जाएंगे। एंड दिस इज अ कंसर्निंग फैक्टर। अब दो तरीके हैं कामन जिससे ये आपका डाटा वो लिंक कर रहे हैं, जो इसकी प्री रिक्विजिट्स हैं। एक तो ये कि उनकी मीटर रीडर जो है आपकी मीटर रीडिंग उससे कर, दूसरा जो CNIC के जैसे मैंने आपको बताया। बट खुद पावर डिवीजन ने IMF को ये बताया है कि ये जो डाटा है ये रिलायबल नहीं है। आपको पता है कि अब एक किराए का घर है, एक लैंडलॉर्ड है, उस लैंडलॉर्ड के पास गाड़ी है, और उसके पास गाड़ी है और उसके पास घर भी है, एसेट है ना उसका, तो वो तो फिर आप क्वालिफाइड नहीं करेगा। तो वो एक फैमिली जो उसके अंदर रह रही है उसके नाम पे तो वो मीटर नहीं है, वो क्या करेगी? वो 200 यूनिट्स भी कंज्यूम नहीं कर रही, ठीक है, और वो एलिजिबल भी नहीं है। इसका इनके पास क्या हल है? इनके पास कोई हल नहीं है। तो इसका नुकसान क्या होगा कि जनवरी में तो चलो शायद लोगों को इतना फील इसलिए नहीं होगा कि कंजम्पशन उस वक्त कम होती है, बट जैसे ही आप समर पीक की तरफ जाएंगे ना अगले साल 2027 में, तो फिर लोग जो है वो बिजली के बिलों के ऊपर चीख रहे होंगे। काबरा इस वक्त जो 215 यूनिट्स का, आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है? 12 से 13 हज़ार रुपया। 12 से 13 हज़ार रुपया 200 यूनिट्स की कंजम्पशन के ऊपर बिल आ रहा है। अगर आपका सब्सिडी एलिमेंट नहीं है, नॉन टाइम ऑफ अगर टाइम ऑफ यूज है, 3 फेज है जिसका फिक्स रेट है, 12 से 13 हज़ार रुपया उसका बिल आ रहा है। मुझे बताइए जो 200 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, क्या वो इतना अफोर्ड कर सकता है कि वो 12 से 13 हज़ार रुपया दे दे और वो नॉन टाइम ऑफ यूज हो? मतलब ये वो तबका है जिसके पास सिंगल फेज मीटर लगा हुआ है, और वो कितनी उसकी तनख्वाह होगी जिसमें से 12-13 हज़ार रुपया वो अपने कर्टेल कर रहा है। तो बहरहाल कितना मतलब कितना पंखा भी आपने लगाना है, कोई बिजली की मोटर भी होगी, कोई इस्त्री भी चलानी है, तो 200 तो यूनिट तो मतलब वो क्या करेगा मतलब उसमें ना। अच्छा, इसमें एक और आपको याद होगा, यू वर देयर, हाँ, किसी एक जगह पे कि जब कल एक बात हो रही थी कि बल्कि कल पावर डिवीजन ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की कि हम जो सब्सिडी किस घर को कितनी जा रही है उसके बिल के ऊपर एक नंबर छापेंगे कि आपके बिल के अंदर लिखा होगा आपकी सब्सिडी कितनी जा रही है। और मेरा उस पर मौकिफ ये है कि आप एक बंदे को सब्सिडी दे रहे हैं और एक से हुकूमत सब्सिडी ले रही है, ठीक है, मेरे से गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके किसी को दे रही है, आई एम अ कंज्यूमर, मैं सब्सिडी वाकई दे रहा हूं हुकूमत को, तो मेरे बिल के ऊपर भी छापे कि हम आपसे इतना ज्यादा पैसा ले रहे हैं। वो क्यों नहीं छापते? फिर इसके साथ सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं, सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं, लोगों को जो थोड़ी बहुत रिलीफ मिल रही है वो दे नहीं रहे, और आप कर किस बदले रहे हैं कि 1.2 अरब डॉलर का प्रोग्राम है। और नाज़रीन अगर आप उसकी शराइत देखें इस प्रोग्राम के अंदर, पहले जो आपके ऊपर एक बर्डन है जिसके ऊपर हम बाद में भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, कि ये जो एक क्लाइमेट सपोर्ट लेवी इस प्रोग्राम के तहत 1.2 अरब डॉलर के कर्जे के बदले, फिर ये लोगों की जो सब्सिडी है जो जनरली उनको चाहिए हुकूमत की अपनी क्योंकि माजियों की गलतियों की वजह से लोगों को बिजली की कीमत ज़्यादा देने पर फोर्स किया जा रहा है, वो इस प्रोग्राम के तहत खत्म हो रही है। फिर आपने मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड मुकर्रर करें, ये एक अच्छी चीज़ है इस प्रोग्राम की। देन आप जो ज़राई आपका शोबा है उसका जो आबियाना है उसके निज़ाम को आपने ठीक करना है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सब पॉलिसीज बन रही उन सारी पॉलिसीज का जो कंट्रोल है वो लगता है ऐसा है, जो शराइत को जब आप पढ़ते हैं देखते हैं कि या वर्ल्ड बैंक के हाथ में या IMF के हाथ में। तो क्या कोई भी हुकूमत जो इख्तिदार में होती है उसका इतना ही काम है कि जो IMF इनको कहे, जो वर्ल्ड बैंक इनको कहे, बगैर ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए, बगैर ये एहसास किए हुए कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं क्यों बढ़ रही हैं, आप उनकी कंडीशंस को इम्पोज कर दें और आप जाके कहें हमारे पास हल कोई नहीं है। बहरहाल जिस किस्म की ये पॉलिसी मेकिंग है, इससे लोगों के अंदर एक जो रिजेंटमेंट का एलिमेंट है वो बढ़ रहा है। हुकूमत अगर अब जनवरी 2027 से इस नए मैकेनिज्म के ऊपर जा रही है जिसमें टारगेटेड बकौल उनके सब्सिडी दी जाएगी, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो एग्जिस्टिंग जेन्युइन बेनिफिशरीज हैं इन सब्सिडीज के, क्योंकि कीमत हुकूमत ने अपनी गलत पॉलिसी की वजह से बढ़ाई हुई है, उसमें से एक भी बेनिफिशरी जो है वो नए निज़ाम के तहत सब्सिडी से महरूम नहीं रहेगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको हम आगे भी फॉलो करते रहेंगे। बहरहाल यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक ऐसी क्लास की बात करेंगे जो पाकिस्तान के सफेद पोश तबके में आती है, बल्कि पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तान की जो क्रीम है वो इस वक्त किस मुश्किल सूरत हाल से गुजरे, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से हुकूमत जो
बिजली की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं और जो फर्दर सब्सिडी ख़त्म करके मज़ीद बोझ डालना चाहते हैं आवाम के ऊपर। दूसरी तरफ जो ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो तनख्वाहों में ख़ास करके जो प्रोफेशनल्स हैं उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ। और इस सेगमेंट में जो हमने बात डिस्कस करनी है कि एक सीरियस क्राइसिस हो सकता है जो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, ख़ास करके जो हाईली क्वालिफाइड हमारे यहाँ जो रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि 2021 के बाद हुकूमत ने बेबहा टैक्स में तो इजाफा किया, लेकिन कुछ नंबर्स आपके साथ अभी हम शेयर करेंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से 2021 से लेकर 2026 है कि ये जो हाईली क्वालिफाइड रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी सैलरी लिटरली एक फ्रीज़ है उसके अंदर। और उसकी वजह से शहबाज आई थिंक इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं होगी कि अगर कोई ये सोचने पे मजबूर हो कि दे शुड लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़, मे बी पाकिस्तान में नहीं तो पाकिस्तान से बाहर। कामरान, इसका थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बता दें। 2002 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी उस वक्त कुछ तालीम के शुबे में इस्लाहात की गई थी, जिसमें एक ये था कि टेन्योर ट्रैक सिस्टम के तहत जो हाईली क्वालिफाइड पाकिस्तानीज़ जो PhD डिग्री होल्डर्स थे, मुल्क से बाहर काम कर रहे थे, उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया और उनको कहा जी आपको ऑलमोस्ट डबल तनख्वाहें मिलेंगी। जो एग्जिस्टिंग जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैं, तो उनके मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल आपकी सैलरीज होंगी, बट आपकी एक परफॉर्मेंस बेस्ड आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनके तहत आपकी मॉनिटरिंग होगी और उसके बाद आपकी सैलरीज जो है वो आपको दी जाएंगी। कुछ अर्सा तो ये निज़ाम ठीक चलता रहा जैसा हमेशा पाकिस्तान में होता है। फिर इवेंचुअली एक टाइम आया कि लोगों को लगा कि ये तो तबका बहुत ज़्यादा कमा रहा है, इनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा, तो इनको भी ज़रा थोड़ा सा इनकी सैलरीज को रैशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये याद रहे कि ये जो लोग हैं ये आम लोग नहीं है, ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और इनका जो रिसर्च वर्क होता है उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग बेहतर होती है। इनके रिसर्च वर्क की बेस के ऊपर जो फ़ॉरेन एजुकेशन शोबे में आपको ग्रांट्स मिलती हैं वो फ़ॉरेन ग्रांट्स आपको मिलती हैं। बट इस शोबे के साथ क्या हो रहा है कि 2021 से लेकर आज तक इनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया। मतलब इमेजिन करें कि ये, और आपकी जो इन्फ्लेशन रेट जो 2021 में 10% थी, रफली 9.5%, 22 में ये कोई 20% पे चली गई, 2023 में इन्फ्लेशन रेट एवरेज 31%, और ये जो 20, 31 फिर ये 12.5% पिछले वाले से ऊपर आपका एक इंक्रीज आ रहा होता है। तो ये महंगाई बढ़ रही है डबल डिजिट में, और पाकिस्तान की तारीखी रिकॉर्ड हाईएस्ट आपका इन्फ्लेशन रेट गया था एक साल 38% पे गालबन मई 2023 के महीने में। तो और उसके बाद टैक्सेस, अब टैक्सेस में एक सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स अगर आपकी आमदनी बढ़ी तो टैक्स कैसे बढ़ गया? टैक्स इसलिए बढ़ गया कि तो रेट हुकूमत की तरफ से बढ़ाए गए अंडर द IMF प्रोग्राम और FBR को आसानी से रेवेन्यू दिलवाने के लिए, और ना सिर्फ दूसरी एक तरफ रेट बढ़ाए गए टैक्स के एग्जिस्टिंग उसी सैलरी के ऊपर जो हम सब भी इम्पैक्ट हुए। दूसरा जो स्लैब्स थी कि कौन सी इनकम के लेवल के ऊपर कौन सा आपको टैक्स का रेट जो आपको हिट करेगा, वो स्लैब्स कम की गई। तो इस क्लास की जिसकी 2021 से तनख्वाह नहीं बढ़ी उसके जो टैक्स रेट में उसके इजाफा हुआ। एक प्रोफेसर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 86% उसका टैक्स रेट बढ़ा है। महंगाई आपको मैंने बता दी कितनी बड़ी, और कंपेयर टू दिस क्लास वो जो आपके रेगुलर बेसिक पे स्केल के ऊपर जो प्रोफेसर हमारे जो हजरात थे वो हायर थे, उनकी तनख्वाहें मुसलसल बढ़ती रही। ऑन एन एवरेज उनकी तनख्वाहों में 71% इजाफा हुआ है। और इसको छोड़ दिया, अगर सिर्फ एक ब्रीफली नाज़रीन अगर आप उनकी तनख्वाहें देख लें, आज एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है जो 2021 में तनख्वाह ले रहा था, वो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम में आपकी वो मुख्तलिफ आपकी स्लैब्स होती हैं जो एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलता है, बट रेज इन सैलरीज डिफरेंट। तो 1,75,500 रुपया एक असिस्टेंट प्रोफेसर है वो इस वक्त ले रहा है जो फॉरेन क्वालिफाइड है, PhD की डिग्री का होल्डर है, और उसकी परफॉर्मेंस हर साल जो है वो गेज होती है। तो अगर इसकी तनख्वाह में इजाफा हो रहा था तो 1,75,500 के मुकाबले में 3,28,000 रुपया ये आज तनख्वाह ले रहा होता। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, उसे कंपेयर करें। एक जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो 2,63,250 रुपये मिनिमम सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर उनकी तनख्वाह में इजाफा हर साल होता रहता एज पर द कमिटमेंट या इन्फ्लेशन के रेट से भी आप कंपेयर कर रहे हैं तो 4,92,000 रुपया उनकी तनख्वाह होती। और जो प्रोफेसर हैं वो 3,94,000 जो है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। आज उनकी तनख्वाह 7,38,000 रुपया होती पर मंथ। दिस इज द सिचुएशन इन दिस सेक्टर। ये जो कौम, जो हुकूमत अपने जो प्रोफेसर्स हैं, अपने जो टीचर्स हैं, उनका अगर वो रिगार्ड नहीं करती तो आप यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अपने स्टूडेंट्स को उनसे ट्रेन करवाएंगे? क्या वो आगे इनको करेंगे? क्या वो अपने पेट पूजा की तरफ देखेंगे? अपने बच्चों की
जो उनकी फीस हैं स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेज, उसको पूरा करने के बारे में सोचेंगे, या कौम के जो बच्चे हैं उनको ईमानदारी से पढ़ाएंगे। फिर दूसरी चीज़ ये कि ये जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम था जिसके तहत तकरीबन 4000 प्रोफेसर हाईली क्वालिफाइड पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इनकी फर्दर इनके ग्रुप में ये जो स्पेशल सिस्टम है इसमें हायरिंग नहीं हो रही। तो अगर हायरिंग नहीं हो रही तो अगर ये इनकी एनुअल 200 से 300 लोग जो कहा यह जाता है, जो इस मैंने इनकी एसोसिएशन से बात की है, वो हर साल रिटायर हो रही हैं या जा रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग पूल है वो कम हो रहा है, नए लोग आ नहीं रहे, तनख्वाह में इजाफा नहीं होगा। तो अगर यही सिलसिला रहा तो जैसे कामरान ने स्टार्ट में बात की, तो फिर एक सीरियस ह्यूमन रिसोर्स का क्राइसिस आएगा। जो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में पहले शुरू हो चुका है वो और ज़्यादा फास्टर हो जाएगा, और ये वाला जो ब्रेन जब निकला पाकिस्तान से तो फिर हमारे पास स्किल्ड लोगों को ट्रेन करने के लिए लोग नहीं बचेंगे। यहाँ पे छोटी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और हम इशू डिस्कस करेंगे, जो कि पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है, इस पर बात करें छोटी सी ब्रेक के। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने एक कुछ अर्सा पहले स्कीम शुरू की थी कि प्रमोट किया जाए इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं, और ख़ास करके कमर्शियल बैंकों को इनकरेज किया था कि वो इसके हवाले से लोन भी दें जो लोग हैं। और उसका एक और ऑब्वियसली पर्पज़ यही है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का मतलब ये है कि जो नीट एंड क्लीन जो एनर्जी है उसको प्रमोट किया जाए, और रिलायंस जो है हमारी फॉसिल फ्यूल्स जो पेट्रोल वगैरह उसके ऊपर भी कम हो। तो क्या प्रोग्रेस है इसके हवाले से? कामरान अगेन, ये जो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, उसके तहत पाकिस्तान में बिजली से चलने वाले मोटरसाइकिल, लेट्स पुट इन सिंपल वर्ड्स, कि बिजली की चार्जिंग से बजाय उसमें फ्यूल इस्तेमाल हो, पेट्रोल हो, बिजली से चलने वाले मोटरसाइकिल इन्होंने इस साल और कोई 1,16,000 मोटरसाइकिल बिजली से चलने वाले इन्होंने लोगों को सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर तकसीम करने थे, और कोई रफली 3,000 रिक्शाज भी जो थे वो भी इन्होंने तकसीम करने थे। अच्छा, इसमें याद रहेगी इसके ऊपर जो सब्सिडी थी वो हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे रही थी। हर 1 लीटर पेट्रोल का, जो डीजल का हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का आपकी गाड़ी में या आपकी बाइक में, मेरा मोटरसाइकिल जो अभी चला रहा है वो भी 2.5 रुपये फी लीटर वो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी दे रहे हैं। हमसे ही पैसा लेकर इन गरीब लोगों को देना था, एक आपके डीजल के ऊपर भी और पेट्रोल के ऊपर भी। और याद रहे कि ये जो IMF का प्रोग्राम है जिसकी हम बात कर रहे थे क्लाइमेट वाला, उसके तहत ये 2.5 रुपये का रेट जो है वो जुलाई में 5 रुपये फी लीटर होने वाला है। तो जो हमसे ही पैसा इकट्ठा किया गया था उससे 9 अरब रुपया इन्होंने निकाल कर एक सब्सिडी रखी बजट में, और इसका मकसद ये था कि 1,16,000 जो इलेक्ट्रिक बाइक्स है वो दी जाए। तो उसमें इन्होंने कहा जी चूंकि बड़ा हैवी टारगेट है तो पहली फेज में हमको 41,000 बाइक्स जो है वो देंगे। तो इसको मोटरसाइकिल जो बिजली से चलने वाले 2 तरीके थे इसको, एक था सेल्फ फाइनेंस स्कीम, तो मतलब ये वो जो बाइक लेना चाह रहा है वो अपने ही खुद अरेंज करे पैसा, और जो डिफरेंस है जो स्कीम के तहत वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको डायरेक्टली दे देगी। और दूसरा ये था कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो उसको फंड करेंगे, सब्सिडाइज गवर्नमेंट देंगी। अब कामरान, इसमें अगेन नाज़रीन, हमारी कमर्शियल बैंक्स जिनका सबसे आसान तरीन काम ये है हुकूमत को कर्जे लेके आसान तरीके से मुनाफा कमाएं और घर जाके गोल्फ खेलने और एंजॉय करें अपनी लाइफ को, इनको हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की स्कीम के तहत 44,689 एप्लीकेशन फॉरवर्ड की कि इनको आप प्रोसेस करें। और जो इनको एप्लीकेशंस दी गई उसमें जो इन्होंने प्रोसेस की वो सिर्फ 9,889, ये टोटल एप्लीकेशन का सिर्फ 22% इन्होंने उसको जो है वो इनको प्रोसेस किया। और जो असल जो इन्होंने मंजूरी दी, यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट है, वो दी 4,075 एप्लीकेशन इन्होंने मंजूर की, और 4,075 एप्लीकेशन के अगेंस्ट सिर्फ 14 करोड़ और 30 लाख रुपया जो है वो जारी किया गया इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदने के लिए। अब ये था रिजल्ट उसका जो आपकी बैंक्स के जरिए फाइनेंसिंग होनी थी। इसके मुकाबले में जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम थी उसमें कोई 1,334 एप्लीकेशंस आई, और नाज़रीन आपको पता है उसका सक्सेस रेट क्या था, 99.6%। सेल्फ फाइनेंसिंग तकरीबन 100% सक्सेस रेट उसका, और बैंक्स के जरिए वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कोशिश कर रहे हैं हमसे 2.5 रुपये फी लीटर लेवी लेकर, उसमें सक्सेस रेट क्या है 9% प्रोसेस का, और एक्चुअल जो डिलीवरी हुई है टोटल टारगेट की वो 4.5% हुई है। तो ये है वो सारी सूरत है। जब पाकिस्तान में गरीब अफराद की बात आती है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की बात आती है, तो इन बैंक्स का बिल्कुल दिल नहीं करता कर्जा लेने, क्योंकि ये इनका ख्याल है हाई रिस्क है, रिस्क फ्री कर्जा बड़ा आसान है, वजारत खजाना को पैसे दो और घर बैठकर अपना बनाओ। तो अब चैलेंज है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए, उन्होंने इस साल का हदफ रखा हुआ 1,16,000
एक्चुअल जो टोटल अभी तक जो बाइक्स दिए गए हैं वो 5100 भी नहीं दिए गए। अब देखते हैं वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 30 जून 2026 तक अपना हदफ हासिल कर पाते हैं या बैंक्स जो उनके डिलिंग टैक्टिक्स हैं उसके जरिए इस पर मजीद कोई लोनिंग नहीं करती है, बहुत स्लो लोनिंग करते हैं। ये अब वक्त ही बताएगा। या आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और कामरान यूसुफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।